अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर। अल्लाह ताला का शुक्र है। जो हम इधर ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, समझ आ रही होती है आप लोगों को? जी जी सर, समझ आ रही है। यस यस सर। सर। शुक्र है। चलिए जी, कल हम पढ़ रहे थे मेरे प्यारों, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एक ऐसी डिवाइस समझ लीजिए, सर्किट है जो हम खुद बनाते हैं, जो एक टेलीग्राफ इंजीनियर, आजकल हम कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर व्हीटस्टोन, इसने सजेस्ट किया था, इसने सारी थ्योरी बनाई, फिर उसका फार्मूला डिवाइस किया और हमें एक्सप्लेन किया कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारे पास सर्किट है, इसकी मदद से हम किसी भी अननोन डिवाइस की रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अननोन कंडक्टर की, अननोन डिवाइस की हम रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसमें वो क्या कहता है, देखें, उसमें वो कहता है कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस होती है। एक ये रेजिस्टेंस है, दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, तीसरी रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, और दिस इज द फोर्थ रेजिस्टेंस जो कि हमारी अननोन रेजिस्टेंस होगी। इसमें हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है E और ये रेजिस्टेंस Q, ये दोनों फिक्स रेजिस्टेंसेस हैं, यानी इनको एक दफ़ा जब लगा दिया तो अब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन ये हमें मालूम होती हैं इनकी वैल्यूज़। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, और ये एक अननोन रेजिस्टेंस X जिसकी रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी होती है। फिर इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, A, B, C और D। ये हमारे पास इस सर्किट के नोड पॉइंट्स हैं, कार्नर्स हैं। इनके दरमियान हमने यहाँ पर लगा दिया है क्या, एक गैल्वानोमीटर। किन किन 2 पॉइंट्स के दरमियान, B और D के दरमियान हमने लगा दिया है गैल्वानोमीटर। ठीक है जी, दिस इज आवर गैल्वानोमीटर। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो 2 ये पॉइंट्स बचे हैं A और C, ये कनेक्ट कर दिए जाते हैं एक सेल के साथ या बैटरी के साथ। एक हो तो वो सेल है, जैसे अभी लगा दिया। एक से ज़्यादा अगर हम लगाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं और इसको पॉइंट C के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हमारा था सर्किट। इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन भी साथ मैंने आप लोगों को बता दी। वर्किंग इसकी ये है कि हमने जब ये स्विच को ऑन करना है तो सर्किट में फ्लो करेगा करंट, इस ब्रांच की तरफ भी जाएगा, इनकी तरफ भी जाएगा, और गैल्वानोमीटर जो है ये हमारे पास कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट शो करेगा। हमने इस रेजिस्टेंस R को इस तरह से एडजस्ट करना है, ये रेजिस्टेंस R को, वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि गैल्वानोमीटर किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो ना करे। जब ऐसा हो जाए तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि गैल्वानोमीटर जो है दैट इज इन बैलेंसिंग कंडीशन, कि गैल्वानोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये हमारे पास किस में है, ये बैलेंसिंग कंडीशन अचीव कर लिया है इसने, ये बैलेंसिंग है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है।
जब ये हो जाता है तो फिर हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, वो क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू क्या बन जाता है, कोई मुझे बता सकता है, किसी को याद हो? x is equal to RQ over P. RQ over P, थैंक यू। तो R वेरिएबल रेजिस्टेंस, उससे हमने एडजस्ट किया है, उसकी वैल्यू भी हमें पता होगी, P और Q फिक्स रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू हमें शुरू से पता होगी, ये वैल्यू हम पुट करके फिर अननोन रेजिस्टेंस X मालूम कर सकते हैं। ये हमने इसकी वर्किंग पढ़ी थी। फिर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आए थे, जिसके एंड पर हमारा कुछ रह गया था, तो हम डेरिवेशन अब स्टार्ट से दोबारा कर रहे हैं। डेरिवेशन कुछ इस तरह से है मेरे प्यारों कि यहाँ से जब हम स्विच ऑन करते हैं, बड़े गौर से समझिएगा, तो यहाँ पर जब ये करंट पहुँचता है तो इसके पास आगे दो रास्ते आ जाते हैं, एक रेजिस्टेंस P की तरफ और दूसरा रेजिस्टेंस R की तरफ। जो P की तरफ करंट जाता है उसे हम कह देते हैं I1, और जो R की तरफ आता है करंट, इसे हम कह देते हैं I2। ठीक है, और गिलवानो फिर जब ये करंट यहाँ पर पहुंचता है तो अगेन इसके पास दो रास्ते हैं, I1 करंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक Q की तरफ है और दूसरा गैल्वानोमीटर की तरफ है। तो जब यहाँ से एक करंट जब गैल्वानोमीटर की तरफ आएगा, कुछ आगे Q की तरफ जाएगा, तो इसी तरीके से ये जो I2 करंट है जब वो यहाँ पर पॉइंट D पर पहुँचता है तो इसके पास भी दो रास्ते हैं, कुछ करंट इसमें से डिवाइड होकर गैल्वानोमीटर की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ हमारे पास X रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। अब अगर हम किसी तरीके से ये एडजस्ट कर लें कि रेजिस्टेंस R को इस तरह से एडजस्ट किया जाए, जब रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे इस R को, तो लाजमी बात है पूरे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि R को चेंज करने से यहाँ से डिवाइड हो रहा था, अगर ये R बढ़ाऊंगा तो अब R की तरफ कम आएगा और ऊपर I1 की तरफ ज़्यादा जाएगा। अगर मैं R को कम करता हूँ तो इस I2 करंट ये ज़्यादा हो जाएगा R की तरफ, और ऊपर जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि सेम करंट पीछे से जो सेल से आ रहा है वो तो सेम था, अब वो आगे दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस R को सिर्फ चेंज करने से पूरे सर्किट का करंट क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है या चेंज हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमने R को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो करंट गैल्वानोमीटर में से नीचे से ऊपर जा रहा है I2 से डिवाइड होके, और जो करंट I1 से डिवाइड होके गैल्वानोमीटर में ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों करंट्स आपस में इक्वल हों, अपोजिट हो, और नेट करंट क्या हो जाए, गैल्वानोमीटर में से जीरो हो जाए, यानी गैल्वानोमीटर का जो करंट है वो किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो जब गैल्वानोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके दोनों एंड्स में से कोई करंट पास नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो अब अगली बात जरा गौर से समझें, तो इसका मतलब है यहाँ से भी कोई करंट नहीं पास हो रहा, इधर से भी कोई करंट नहीं पास होगा, क्योंकि नेट करंट जितना चार्ज ऊपर आ जा रहा था उतना ही नीचे आ रहा था, तो नेट करंट जीरो हो गया। तो अब करंट की एक लॉजिक आप लोगों ने समझनी है जो ओम्स लॉ में पढ़ी है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर V से हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब कहीं पर करंट जीरो होगा तो इसका मतलब है उन दो पॉइंट्स के दरमियान जिनके दरमियान वो करंट फ्लो कर रहा था और अब जीरो हो गया है, उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, यानी पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा कि अगर ए की वैल्यू यहाँ पर 5 वोल्ट्स है पॉइंट बी की, तो पॉइंट डी पर जो पोटेंशियल है वो भी 5 वोल्ट्स है, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये याद रखना कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट डी दैट विल बी इक्वल, दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो अब जरा इन दो बातों को याद रखें। क्या भला, हमने रेजिस्टेंस R को इस तरह से एडजस्ट करना है कि गैल्वानोमीटर का करंट जीरो हो जाए। जब गैल्वानोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं, ये किस स्टेट में है, पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसका करंट जीरो है, तो उसका मतलब ये है कि गैल्वानोमीटर के दोनों एंड जो बी और डी हैं
उनके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस उसी वक्त जीरो हो सकता है जब दोनों एंड्स पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। पॉइंट बी का पोटेंशियल और पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो मैं यहां पर अगर लिखूं कि अंडर बैलेंसिंग कंडीशन अंडर बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा, सबसे पहली बात गैल्वानोमीटर का करंट जीरो होगा। फिर इसका क्या मतलब है कि गैल्वानोमीटर के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वानोमीटर वो जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का क्या मतलब है कि उसके दोनों एंड्स, जो एक बी के साथ अटैच है और दूसरा हमारे पास पॉइंट डी के साथ अटैच है, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर ये बात किसी को कंफ्यूज कर रही है तो प्लीज पूछें मेरे से, ये वाली बात जो अभी समझाई है। सबको क्लियर है? सही है सर। चलिए, अगर यस सर। ये ठीक है, थैंक यू। अगर ये बात हमें समझ आ गई तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो गया। अब मैं यहां पर ये कहता हूं, क्या भला, बल्कि उससे पहले ये बात समझते हैं, ये जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट पी, रेजिस्टेंस पी का भी लेफ्ट हैंड है और रेजिस्टेंस आर का भी लेफ्ट हैंड है। पॉइंट ए ये डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस पी के लेफ्ट हैंड पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है और रेजिस्टेंस आर के जो लेफ्ट हैंड पर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो सेम है। अब इनकी राइट हैंड साइड पर है, पी की राइट हैंड साइड पॉइंट बी के साथ अटैच है और आर की राइट हैंड साइड हमारे पास डी के साथ अटैच है। और हमने ये अभी डिस्कस किया है कि पॉइंट बी और पॉइंट डी, इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक हो गया। अब मैं मसलन आपको ये कह देता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं, चलिए इसे लिख लेता हूं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल 5 है। तो ये पॉइंट ए का जो पोटेंशियल 5 है, पी के लिए भी 5 है और आर के लिए भी 5 है। अब मैं ये कह देता हूं कि पॉइंट बी और पॉइंट डी, इन दोनों का पोटेंशियल क्योंकि सेम है, तो मैं कह देता हूं इधर भी पॉइंट बी पर भी पोटेंशियल 2 वोल्ट्स है और पॉइंट डी पर पोटेंशियल भी कितना है हमारे पास, 2 वोल्ट्स है। ठीक हो गया। अब बताएं, पी के लेफ्ट हैंड पर 5 है, राइट हैंड पर हमारे पास 2 वोल्ट्स है, तो पॉइंट पी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है, वो हमारे पास कितना होगा, 3 वोल्ट्स। 5 - 2 3 वोल्ट्स आ जाएगा। सेम जो आर है, रेजिस्टेंस आर है, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस आर है, ये वाली, इसकी भी लेफ्ट हैंड पर 5 वोल्ट्स है, राइट हैंड पर हमारे पास 2 वोल्ट्स है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 - 2 3 वोल्ट्स होगा। तो पॉइंट पी का पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट पी पर वोल्टेज और पॉइंट कह रहा हूं रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास सेम है। इस बात पे किसी को कोई एतराज है? नो सर। No, sir. नो सर। सो वी कैन राइट एज, भला क्या हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस पी is equal to potential difference across R। पॉइंट बी, पॉइंट रेजिस्टेंस P और रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेम है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए ये भी फार्मूला है, मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लूं, जगह बना लूं। जी, वो कौन सा फार्मूला है, V इज इक्वल टू IR, ये वोल्टेज मालूम करने का। अब जो रेजिस्टेंस P है, इसकी रेजिस्टेंस है P और इसमें करंट है I1, तो वोल्टेज अक्रॉस P रेजिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू I1P।
इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, अगेन इसमें से रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस जो करंट है वो है I2 और रेजिस्टेंस है आर, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I2R, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। बस मुश्किल काम हमने कर दिया। अब थोड़ी सी और बात हमने समझनी है कि अब जब गिलवानोमीटर में करंट ही नहीं पास हो रहा, तो ये जो करंट आ रहा है I1P में से, अब ये गिलवानोमीटर की तरफ नहीं जाएगा, वो सारा का सारा करंट I1 ही वो रेजिस्टेंस Q की तरफ जाएगा। यानी यहाँ पर जो करंट पास हो रहा है रेजिस्टेंस Q में से, वो कौन सा है, I1 है। इसी तरीके से ये जो रेजिस्टेंस R में से करंट आ रहा था I2, अब गिलवानोमीटर की तरफ ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो वो सारा करंट हमारे पास I2 जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस X की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस Q का करंट हो गया I1 अंडर बैलेंसिंग कंडीशन, और रेजिस्टेंस X का करंट हो गया I2। तो अब हम क्या कहते हैं, सिमिलरली वी हैव potential difference across Q is equal to potential difference across X। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। I कितना है हमारे पास, I1, और रेजिस्टेंस है Q, I1Q इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X में से V इज इक्वल टू IR, करंट कितना है हमारे पास I2, और रेजिस्टेंस है हमारे पास X, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, वो है हमारे पास I1P, इसकी इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड। अब इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, I1Q इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या है, I2R, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है, I2X। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। देखें कुछ कैंसिलेशन होती है, I1 से I1 कैंसिल हो जाता है, I2 से I2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, यहां से P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर X। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है, जरा देखें, X लेफ्ट साइड पर आ जाए, ये Q इधर आकर R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P, P इधर आकर डिवाइड होगा। तो अब R वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हमने सिर्फ एडजस्ट किया है, इसकी वैल्यू हम देखेंगे P और Q की, तो ऑलरेडी सर्किट में हमें पहले ही रेजिस्टेंसेस मालूम होती हैं। तो इस तरीके से ये जो अननोन रेजिस्टेंस थी X किसी भी डिवाइस की, ये हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने करना क्या होगा, सर्किट को इस तरह से एडजस्ट करना होगा, और उसमें सिर्फ हमने R की वैल्यू को चेंज करते हुए किसका करंट जीरो करना है, करंट हमने गैल्वानोमीटर जो कनेक्ट किया होगा इसका करंट जीरो करना है। जब ये जीरो हो जाएगा तो उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, हमने ये फार्मूला पुट करके अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस मालूम कर लेनी है। इज इट क्लियर? अब मेरा जिसका सवाल है वो प्लीज पूछें, अगर क्लियर है तो मेरे से हम आगे चलते हैं, अगर कोई सवाल है प्लीज पूछें, फिर हम आगे बढ़ें। जी अब ये कोई सिर्फ H नाम लिखा हुआ है, जी बोलें, पूछो मेरा सोना, जिसने हाथ खड़ा किया है बोलो भाई। सर ये लास्ट स्टेप जरा समझा दें। ये जरा देखो, ग्रीन वाला या ब्लू वाला? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। ये मैंने क्या किया, ये देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 की
लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया है। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है I1P डिवाइडेड बाय I1Q इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड को इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड से डिवाइड किया है I2R डिवाइडेड बाय I2X। क्लियर हो गया? ये बात समझ यस आ सर, गई? ठीक है हुए। अब I1 से I1 कैंसिल हो गया, इधर जी I2 सर, से समझ I2 गया। कैंसिल हो गया और उसके बाद हमारे पास, ठीक है, बात समझ आ गई? अब आगे मैं बढ़ सकता हूं? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी दोनों तरफ से जो करंट है वो फ्लो करती है ना, तो इसमें करंट एक तरफ से फ्लो करे, दूसरी तरफ से फिर फ्लो क्यों नहीं नहीं करे? मेरे प्यारे और मेरा सोना, बैटरी से एक साइड से करंट जनरेट होगा। अब हम लेते हैं कन्वेंशनल करंट, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला करंट इमेजिन करते हैं। एक्चुअली तो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, वो नेगेटिव टर्मिनल से होगा। यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर आया, ये कुछ इधर डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पर, फिर ये दोनों करंट ने दोबारा जप्फी डाली है एक दूसरे को, तो जितना करंट हमने दिया था I1 और I2 मिलकर दोबारा वही करंट बन जाएगा, और यहाँ से ऐसे होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल और ऐसे फ्लो करेगा। बात समझ आ गई? ठीक है। चलिए चलें जी, अब जरा आगे मैं आपको एक बात बताता हूं, वो क्या है। देखो अभी आप लोगों ने पिछले पेज पर ये एक रिजल्ट निकाला है, वो क्या है, R ओवर Q इज इक्वल, सॉरी P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर X। ये वाला P ओवर Q इज इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूं, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर X। अब जरा देखें, ये सर्किट कुछ ऐसे था, ये P था, ये Q था, this is R and this is X, P Q R X। बाकी ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर ये गिलवानोमीटर के साथ कनेक्टेड है, ऐसे कुछ। अब मैं इनको जरा ना अपनी आसानी के लिए नाम, तो ये R1 है, इसको R2 पहचाने, इसको R3 कहें और इसको हम R4 कह देते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो, P है R1, Q है R2, R है R3 और X है R4। यानी पहले तो सबसे पहले आप लोगों ने ये पहचानना है कि हमारे पास ये सर्किट ऐसा बना हुआ, ठीक है। तो इसमें जो गिलवानोमीटर से ऊपर वाली ये दोनों जो रेजिस्टेंसेज हैं, ये R1 और R2 हैं, और गिलवानोमीटर से नीचे वाले ब्रांच में ये जो हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, ये R3 और R4 है। अब ये वाला फार्मूला, या ये जो नीचे मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, ये फार्मूला कब ड्राइव हुआ है? व्हेन Wheatstone bridge is balanced। बैलेंस्ड होने का क्या मतलब है कि ये दरमियान में गिलवानोमीटर है, ये कोई भी रेजिस्टेंस है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है दरमियान में, जो रेजिस्टेंस है जो बी और डी पॉइंट के दरमियान कनेक्टेड होती है, यहाँ पर इसमें करंट क्या होगा? जीरो होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और इसके दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल होगा पॉइंट बी और डी का, वो पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास? सेम होगा, तब भी उनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है। तो ये हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कंक्लूजन है। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि हमारे पास ऐसे ही कोई सर्किट है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 2 ओम है, ये हमारे पास 4 ओम है, और मैं सवाल ये करता हूं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 10 ओम की, 20 ओम कह देता हूं। बताएं इस 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास कितना करंट होगा? व्हाट इज करंट? ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं भाई। व्हाट इज करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस? ठीक है, तो 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट होगा? अब यहां पर बड़े गौर से समझने वाली ये बात है कि सबसे पहले जब ऐसा ही सर्किट दिया हुआ हो या ऐसा सर्किट दिया हो,
कैसा सर्किट दिया हो कि इसी सर्किट को मैं ज़रा खींचता हूँ। पहले थोड़ा इसको ऐसे बना दिया, ये R1, ये R3, ये दरमियान में R20 आ गई या गैल्वानोमीटर, ये ऊपर, ये जो सामने सर्किट बना हुआ है और ये जो मैंने बनाया है, इन दोनों सर्किट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ उसके थोड़ा खींच खूंच के हमने शक्ल चेंज कर दी है, बाकी सेम है। बात समझ में आ गई कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, ये दोनों जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। अब आपने इसको पहचानना है। जब ये पहचान लें तो उसके बाद जो रेजिस्टेंसेस दी हुई हों उनका आपने चेक करना है कि क्या ये वाला फार्मूला तो नहीं बन रहा, क्या इस रिलेशन को ये फॉलो तो नहीं कर रहे। जरा देखो R1, ये R1 है, ये R2 है, इन दोनों की रेशो क्या बनेगी? R1 ओवर R2 रेशो कितनी बनेगी? ये हमारे पास बनेगी 5/10। ये कितनी बनेगी? 1/2 ओम। सही है। अब R3, ये R3 है, ये R4 है, इन दोनों की रेशो क्या है? R3 ओवर R4 रेशो क्या बनेगी? 2/4। ये भी 1/2 रेशो बनेगी। ओम तो नहीं आएगा, रेशो में यूनिट्स कैंसिल हो। तो अब यहां से क्या पता चला? ये बात पूरी हो गई? बताओ भाई, क्या ये बात पूरी हो गई? यस सर। जी सर। जब ये बात पूरी Yes, हो sir. गई है हमारी, अगर ये बात पूरी हो गई है, इसका क्या मतलब है कि अब वो जो दरमियान वाली रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर वाली, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। पहले ये पता चला, फिर हमें ये पता चला कि दरमियान वाली रेजिस्टेंस जो गैल्वानोमीटर वाली है या गैल्वानोमीटर की जगह पर लगाई है, उसका करंट जीरो हो जाएगा, उसके दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, उन दोनों के एंड्स के दरमियान पोटेंशियल सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब इस सर्किट को सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर 100 वोल्ट की बैटरी थी, आप उसे हल करते फिरे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में ये पहचाने क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पूरी कर रहा है तो फिर इस गैल्वानोमीटर वाली जगह पे जो रेजिस्टेंस लगाई है 20 ओम, इसका करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसके में से कोई करंट पास नहीं करता। हाँ भाई, क्लियर होगी बात? यस जी सर। सर। चलो बस, फिर हमारा मसला हल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे किधर जाऊं? वी हैव अबाउट 7 मिनट्स, जल्दी से बताता हूं। स्टॉप शेयरिंग, दोबारा शेयर। जो साथ जिन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई वो प्लीज अटेंडेंस लगा लें। जी देखो भाई, ये हम पढ़ रहे हैं व्हाट वी आर स्टडीइंग। हमने जो पढ़ना है दैट इज थर्मोकपल। दिस इज थर्मोकपल। ये थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, इसलिए मैं उस तरह से समझाने की बजाय इधर लाया हूं जो कुछ हमारे सामने मौजूद है और उसमें पढ़ने वाली बातें हैं। थर्मो मीन क्या होती है? सारे जानते हो, इट इज हीट। थर्मो मीन है हीट, और थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस बन जाती है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। थर्मोकपल हीट सेंसर है। सेंसर क्या होता है? जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वेरिएशन में, जो भी वेरिएशन है उसे इलेक्ट्रिकल करंट में चेंज करता है। ठीक हो गया? बुक में ये शार्ट सही है, इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन हम बस सिर्फ उतना सही इस पर फोकस करेंगे जो 7 मिनट 5 मिनट में हम दे सकें, और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद ही करना है। लेकिन समझने वाली 2-3 बातें हैं, बड़े गौर से समझना। आई विल ट्राई इन 5 मिनट्स। थर्मोकपल जो है ये हीट एनर्जी को किस में चेंज कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। जितना टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे उतना उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा हो सकती है और करंट भी ज्यादा हो सकता है। ये कह रहा हूं। ये एक साइंटिस्ट थे थॉमस सीबेक, उन्होंने इस पे काम किया। थॉमस सीबेक ने ये कहा कि अगर हमारे पास दो मेटल्स हैं, दो डिफरेंट मेटल हैं, एक ये मेटल है, दूसरी हमारे पास ये मेटल है, इन दोनों को आपस में हमने जोड़ा तो ये दो जंक्शन बन गए। अब एक साइड को, इस साइड को मैं क्या कर देता हूं? हीट अप कर देता हूं, और दूसरी साइड जो है वो हमारे पास यहां पर, ये जो साइड है इन दोनों की जंक्शन की, इसे हम मसलन मैं बर्फ में रख देता हूं, यानी उसका टेम्परेचर मैं लो रखता हूं। एक हार्ड जंक्शन हो जाएगा इसका,
और दूसरा हमारे पास कोल्ड जंक्शन हो जाएगा। तो अब आप लोग मुझे जरा बताएं, ये दोनों मेटल्स हैं, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। मेहरबानी होंगे सर। तो जब हमने इधर सर कपल का मतलब दो ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड नहीं होता है। और वो और कपल है, आपने सही सोचा, लेकिन ये वो और कपल है, ये वाला कपल है। एक हमारे पास दो डिफरेंट मेटल्स हैं, समझ में आ रही बात? यहाँ पर जो हमने दो मेटल्स जोड़ी है वो दो अलग हैं, ये वो वाला कपल है, ये वो कपल है वो जो आप लोग ख्वाहिश रखते हैं कि शादी हो और हमारा कपल बने। हाँ, वो वाला नहीं कह रहा मैं। सही हो गया सर जी। ठीक हो गया। चलें जी इधर देखें, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हॉट जंक्शन है, यहाँ पर जब हम हीट करेंगे तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक मेटल दूसरे मेटल से डिफरेंट है, दोनों के अंदर का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। एक के इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो होंगे, उन एक में गैप ज्यादा हो सकते हैं, दूसरे में कम हो सकते हैं। जब हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक मेटल से मूव करते हुए, ऐसे एक एंड से मूव करते हुए दूसरे एंड पर जाना शुरू कर देंगे। जैसे ही हीट दी, इलेक्ट्रॉन ने एक एंड से दूसरे एंड पर जाना शुरू कर दिया, तो उस वक्त क्या स्टैब्लिश हुआ? करंट। करंट स्टैब्लिश होने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने ओंसला पड़ हुआ है कि करंट वहीं पर स्टैब्लिश हो सकता है जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो अब इसमें इसकी वजह से, करंट फ्लो होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इसके हॉट एंड और इसके कोल्ड एंड, इन दोनों जंक्शंस के दरमियान हमारे पास क्या डेवलप हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, एक वोल्टेज डेवलप हो गया। ठीक है, तो इसी बात को सामने रखते हुए सीबेक ने ये सारी कहानी बनाई और उसने इसको क्या कहा? सीबेक इफेक्ट का। इसने इसको क्या नाम दिया? सीबेक इफेक्ट नाम दिया। अब सीबेक इफेक्ट जो है यहां पर वो क्या है कि ये ईएमएफ है जो जनरेट हो रही है इन दो हार्ड जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के दरमियान, ईएमएफ जनरेट हो रही है, जिसमें हम क्या करें? हार्ड जंक्शन को हीट अप करते चले जा रहे हैं, जिससे मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। करंट फ्लो होने का मतलब है क्या डेवलप हो गया? वहां पर वोल्टेज डेवलप हो गया। और याद रखना, ये वो सर इसमें एनर्जी डिसिपिटेशन होती है। एनर्जी डिसिपेशन होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? करंट है तो वो एटम से टकराएगा अंदर। ठीक है, और इसलिए अगर हम हीट यहाँ पर टेम्परेचर देना बंद कर देंगे, यहाँ पर इसको हीट करना बंद कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद फ्लो नहीं कर सकेंगे, वो फाइनली दे विल कम टू रेस्ट, तो उनकी एनर्जी लॉस होगी। क्लियर होगी बात? जी सर। चलें जी, अब ये जरा देखो, ये जो करंट स्टेब्लिश होता है इससे हम क्या कहते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर जो हमारे पास यहाँ पर ये क्या है? द टू जंक्शन सर्किट इज नोन एज थर्मोकपल, क्योंकि इसमें दो मेटल्स को हमने इकट्ठा जोड़ा है। जोड़ने से क्या मुराद है? बस दो तारे लेकर उनको आपस के साथ मरोड़ दिया है। दो डिफरेंट मेटल, एक कॉपर की हो गई, एक आयरन की हो गई। अब इसमें जो हम वायर्स जो पेयर बना सकते हैं वो या तो नोबल मेटल्स के होंगे, नोबल मेटल्स, या बेस मेटल। नोबल मेटल जो एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, जैसे प्लाटिनियम है, इरिडियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये हमारे पास नोबल मेटल्स कहलाती हैं। और बेस मेटल भी हो सकती हैं, सस्ती मेटल्स भी हो सकती हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, निकल है, अब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन आप लोग जानते हैं ना, प्लाटिनियम, गोल्ड, दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स। और अगर अच्छा हमने बनाना है तो फिर हम नोबल मेटल्स को यूज करेंगे। और अगर हम थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस से, रेजिस्टेंस वगैरह को ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा कोई एक्सपेंसिव सर्किट नहीं है, तो फिर हम बेस मेटल से भी इसको बना सकते हैं। अब ये जुमला बड़े गौर से सुनने वाला है, अल्लाह करे टाइम हो हमारे पास। जी, वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो हमारे पास है, एक हार्ड जंक्शन है, दूसरा कोल्ड जंक्शन है, इनमें जितना टेम्परेचर डिफरेंस हम इनिशियली बढ़ाते चले जाते हैं तो लाजिम बात है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलती चली जाएगी, ज्यादा एनर्जी मिलती चली जाएगी। सर गोल्ड की कंडक्ट, प्लीज अभी 2 मिनट सब्र कर दें, मैं थोड़ी सी बात समझा लूं, ठीक है? नहीं तो हम कल भी तो मैं 1 मिनट से कम टाइम रह गया। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं ताकि आप घर पे पढ़ सकें। टेम्परेचर डिफरेंस जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतना हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती चली जाएगी और वो फ्लो करते रहेंगे। दूसरा